हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब विंग जिसने जियांग चेंग के साथ शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था। मैंग ग्याओ जिसने विंग को समझाने की बहुत कोशिश की, पर विंग जो अपनी बात पर अडिग था कि वो राजकुमार जियांग को पसंद करता है और उनसे शादी करने के लिए तैयार है और इस बार वो सच बोल रहा है। आज शादी वाला दिन है। विंग जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ था, वही एक क्वार्टर जो उसे पहले दिया गया था उसी में बैठकर वो तैयार हो रहा था। उसके आसपास दो मेगास थे, एक उसका ब्रदर है और दूसरा नीहुसन। दोनों उसे तैयार कर रहे थे। सॉरी, मैंने नीहुसन बोला। एक और ओमेगा था जो कि लान क्लान से ही था। वो दोनों उसे तैयार कर रहे थे। विंग जिसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। मैंग ग्याओ जिसे मालूम है कि उसका भाई दिल से नहीं मुस्कुरा रहा है, ये झूठी स्माइल है। मैंग ग्याओ जिसने कई बार कोशिश की है इस पूरे एक हफ्ते में विंग को समझाने की, पर विंग मानने को तैयार नहीं है, तो अब मैंग ग्याओ इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो बस बैठकर सीधा तमाशा देख सकता है कि उसके भाई के साथ क्या होने वाला है। पर उसे भी पता है कि जियांग चेंग कोई बुरा इंसान नहीं है। वो जियांग चेंग से मिला है। राजकुमार जियांग और राजकुमार जियांग का पूरा परिवार, वो सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं और विंग को पसंद भी करते हैं। इसलिए मैंग ग्याओ को ज़्यादा चिंता तो नहीं थी, पर वो जानता है कि उसका भाई सिर्फ राजकुमार लान वांगजी के साथ ही खुश रह सकता था, क्योंकि वो उन्हें पसंद करता है। विंग जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके वो लाल कलर के रोब्स उसके बदन पर लिपटे हुए थे। उसके बालों में एक लाल कलर का रिबन बांध दिया गया था। विंग हेवनली ब्यूटी लग रहा था। मैंग ग्याओ जिसने एक बार विंग को देखा और उसकी नज़र उतारते हुए कहा, विंग तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। विंग जिसने कहा, सच में? क्या मैं इतना खूबसूरत लग रहा हूँ कि राजकुमार जियांग चेंग मुझे देखते ही बेहोश हो जाएंगे? विंग ने ये मस्ती करने के लिए कहा था, क्योंकि वो देख सकता है कि उसका भाई कितना ज़्यादा परेशान है। मैंग ग्याओ जिसने खुद को मनाते हुए कहा कि वो बस कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। विंग सच में खुश है, वो मुस्कुरा रहा है, मजाक कर रहा है, तो सच में खुश ही होगा। मैंग ग्याओ जिसने खुद को समझाने के बाद कहा, हाँ बिल्कुल, तुम इतने खूबसूरत लग रहे हो कि एक बार देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें वो 4 दिन तक कमरे से भी निकलने देंगे। विंग जिसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था, क्योंकि उसका भाई कुछ ज़्यादा ही शेमलेस बातें कर रहा है। विंग जिसने रिटर्न में मैंग ग्याओ को टीज करने के लिए कहा, वैसे गगा, आप भी शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, पर आप तो अगले ही दिन बाहर आ गए थे। क्या ब्रदर इन लॉ ने आपके साथ कुछ किया नहीं? मैंग ग्याओ जिसने विंग के सर पर हिट करते हुए कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो? बकवास बंद करो अपनी। विंग जो कि हंसने लगा। देन मैंग ग्याओ जो कि उसके साथ बैठा रहा। विंग के साथ काफ़ी देर तक बैठकर उसने बातें की, और जब एक डीसी पर उन्हें बुलाने के लिए आ गया, तब मैंग ग्याओ जिसने सर पर वेल डाल दी विंग के और उसके हाथ को पकड़ के ले जाने लगा। ये शादी एनचेस्टर हॉल में होने वाली है, जो कि लान क्लान का है। वहाँ पर जाके इनकी शादी होने वाली है, तो वो लोग डायरेक्ट वहीं पहुँच गए थे। वहाँ जाने के बाद मैंग ग्याओ जिसने देखा कि यहाँ पर हर कोई खुश नज़र आ रहा है, बस वही एक है जो दुखी लग रहा है। पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना दुखी क्यों है, जबकि उसे पता है कि विंग खुश है। फिर भी शायद इसलिए क्योंकि वो सोच रहा था कि विंग हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा। अगर राजकुमार लान वांगजी उसके भाई के साथ शादी करते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए विंग लान क्लान में ही रुकेगा और वो मैंग ग्याओ के साथ रहेगा। शायद मैंग ग्याओ इस समय के लिए थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था। मैंग ग्याओ जिसने खुद को संभाला, क्योंकि उसकी भी एक ज़िंदगी है, उसके भाई की भी एक ज़िंदगी है। उसे अपने आप को संभालना होगा और अपने इस खुदगर्जी को थोड़ा साइड में रखना होगा। अपने भाई की खुशी के लिए सोचना ही होगा। मैंग ग्याओ जो कि अब स्टेज पर विंग को छोड़कर साइड में सिचन के पास जाके खड़ा हो चुका था। शादी के रिचुअल्स बस स्टार्ट होने वाले थे। जियांग चेंग जो खुद भी बहुत वहाँ पर खड़ा था, उसके फेस पर एक ब्राइट स्माइल थी। उसके फेस पर भी स्माइल थी, एकदम खुशी झलक रही थी, उसकी आंखों में एक चमक थी। पर उसके दिल में एक थोड़ा सा दर्द था विंग के लिए, क्योंकि विंग को वो नहीं मिला जिसे विंग चाहता है। पर जियांग चेंग खुश था। जियांग चेंग जिसने खुद से वादा किया कि वो विंग को वांगजी की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देगा। वो कभी भी विंग के साथ वैसा बर्ताव नहीं करेगा जैसे राजकुमार वांगजी ने किया था। इधर नी मिंगजे जो कि नी हुसैन की तरफ देख रहे थे घूरते हुए, उन्होंने कुछ प्लान किया है, उन्होंने कुछ सोचा है, क्योंकि वो विंग को यहाँ रहने नहीं दे सकते। उन्हें विंग को यहाँ से भगाना होगा और अपने साथ रखना होगा, ताकि मैंग ग्याओ जो उनके पास आ सके। तो जो नी मिंग जो है वो अभी भी यही सोच रहे थे कि मैंग ग्याओ सिर्फ उनका है। मैंग ग्याओ उनकी चीज़ है, एक वस्तु है जो उनका है। उसके अलावा और मैंग ग्याओ को कोई और छू नहीं सकता, चाहे अच्छे से हो चाहे बुरे से हो। वो मैंग ग्याओ को अपने पास लाकर ज़रूर रहेंगे। सिचेन जो कि अपनी तिरछी निगाहों से नी मिंगजू को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें नी मिंगजू की सारी सच्चाई के बारे में मालूम है। वो सोच रहे थे कि इस शादी के बाद नी मिंगजू का पर्दा फाश होकर रहेगा और इस इंसान को सज़ा ज़रूर मिलेगी। वहाँ पर कोई और भी था जिसकी नज़र विंग के ऊपर एक टक गड़ी हुई थी। वो था
वैन चाओ। वैन चाओ भी विंग को बस एकटक देखे जा रहा था। हालांकि विंग ने बहुत हैवी रोप्स को पहना हुआ था, इसके बावजूद वैन चाओ उसके सर से लेकर पैर तक उसे बस घूर घूर के देख रहा था। विंग को अपने ऊपर कुछ निगाहें महसूस हो रही थी, पर फिर भी वो वेल के अंदर था। वो कुछ नहीं देख सकता, ना कुछ कर सकता है, ना कुछ बोल सकता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे अपने चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था। उसने सोचा नहीं था कि उसका एंड इस तरीके से हो जाएगा। वो राजकुमार वांग जी को सच में बहुत पसंद करता है, पर शायद राजकुमार वांग जी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने वांग जी को देखा था तो वांग जी जिसने उसके ऊपर हमला कर दिया था, विंग जिसने अपनी सारी होप को खो दिया था। इधर नी हुसैन जो सोच रहा था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, वो विंग को कैसे चोट पहुंचा सकता है, जबकि वो विंग को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है। और दूसरी बात, उसका तो खुद का एक ओमेगा है। वो कैसे अपने भाई को समझाए, कैसे अपने भाई को बताए कि वो विंग को अपने पास नहीं रख सकता, वो विंग से शादी नहीं कर सकता। हाँ, नी मिंगजू ने सोचा है कि वो विंग को ज़बरदस्ती यहाँ से भगा के ले जाएंगे और उसकी ज़बरदस्ती ही नी हुसैन से शादी करवाएंगे। पर नी हुसैन ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। वो अपने भाई के प्लान को फेल करने वाला है, और उसने इस प्लान की तैयारी कल रात को ही कर ली थी कि वो अपने भाई के प्लान को कैसे पानी पानी कर देगा। शादी के रिचुअल्स को स्टार्ट करने के लिए बोल दिया गया था। प्रीस्ट जिसने कुछ मंत्र पढ़े, उसके बाद उसने एक लाल कलर का थ्रेड लाकर विंग और जियांग चेंग के हाथ में पकड़ा दिया था। वो सारे रिचुअल्स को स्टार्ट कर चुका था। जैसे जैसे प्रीस्ट के मंत्र विंग के कानों में पड़ रहे थे, उसका रोने बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू की संख्या बढ़ती जा रही थी। जियांग चेंग जो कि विंग को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था, उसे महसूस हो रहा है कि विंग किस दौर से गुजर रहा है। उसे ये भी दिख रहा है कि विंग रो रहा है, क्योंकि विंग के वेल के नीचे से उसके पैरों के पास में काफ़ी सारी आंसू की बूंदें पड़ी हुई हैं। जियांग चेंग जिससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था कि उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि वो सच में विंग को पसंद करने लगा है, उससे प्यार करने लगा है। तो वो अपने ही प्यार को दुखी होते हुए कैसे देख सकता है। जियांग चेंग जिसने डिसाइड कर लिया है कि वो अब इस थ्रेड को अपने हाथ में नहीं पकड़ेगा। जियांग चेंग जिसने अपने हाथ को थोड़ा हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ स्टिफ हो चुका था। जियांग चेंग जो कि सोचने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या हो रहा है, उसने अपना मुंह भी खोला, पर उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। वो अपनी जगह पे जम गया था, एकदम जम गया था। वो हिल भी नहीं पा रहा था, न अपनी गर्दन को हिला पा रहा था। वो बस अपनी आंखों को इधर उधर घुमा कर देख रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये क्या है। ये वही है जो पिछली बार उसके साथ हुआ था। पिछली बार भी वो सब लोग इसी तरीके से जम गए थे, जब नी हुसैन विंग को लेकर भाग गया था। क्या इस बार भी विंग ने ऐसा ही कुछ प्लान किया था? पर विंग ने तो कहा था कि वो सच में जियांग चेंग से शादी करने वाला है। चेंग जिसने आसपास अपनी नज़रें को दौड़ाते हुए देखा नी हुसैन की तरफ। नी हुसैन खुद भी अपनी जगह पे स्टिफ था, वो हिल नहीं पा रहा था, अपनी जगह पे जम गया था। विंग को खुद भी ये एहसास हो रहा था कि उसकी बॉडी स्टिफ हो चुकी है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई भी नहीं हिल पा रहा है। तभी विंग को एहसास हुआ किसी ने उसकी वेल को हटा दिया है, और अपने सामने जिस व्यक्ति को उसने देखा, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा यहाँ आ जाएगा, उसके सामने खड़ा होगा। वहाँ वांग जी था। वांग जी जो कि अपनी लाल वाली आंखों से विंग की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। विंग जो कि कंफ्यूज था, लेकिन विंग को एहसास हो रहा था कि उसकी बॉडी हिल नहीं रही है। वो अपने पैर को, अपने हाथ को, अपनी गर्दन को, किसी भी चीज़ को मूव नहीं कर पा रहा है। वांग जी जिसने विंग के हाथ से उस थ्रेड को लिया और नीचे फेंक दिया, और सबके सामने से ही उसने विंग को अपनी गोद में उठा लिया था। अंकल कुरैन जो खुद भी स्टिफ थे अपनी जगह पे, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था, इतना बड़ा झटका कि उस दवाई का असर भी उनके ऊपर से हट गया। वो अपने पैरों पे, घुटनों पर गिर गए थे, उनके माउथ से ब्लड निकल आया था, क्योंकि ये झटका उनके लिए बहुत बड़ा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी इस बेकार से ओमेगा के चक्कर में पड़ सकता है, और सबके सामने आकर सारे क्लान्स के खिलाफ जाकर इसे यहाँ से भगा कर ले जाएगा। सिचन की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन उनकी आंखों में खुशी का एहसास भी था। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी अपने भाई के इस डिसीजन पर। वो जानते हैं कि उनका भाई विंग को पसंद करता है, और इस बात का एहसास शायद वांग जी को हो गया है। हाश, इस बात का एहसास वांग जी को समय जाने से पहले हो गया। हालात सुधर सकते हैं अभी भी, वो विंग को यहाँ से ले जा सकता है। मेंग्याओ खुद भी अपनी जगह पर स्टिफ था। मेंग्याओ जिसने सिचन के हाथ को पकड़ा हुआ था जब विंग की शादी होने वाली थी तभी, क्योंकि उससे ये देखा नहीं जा रहा था। वो खुद भी अब ये सोच रहा था कि उसे शादी को रोक देना चाहिए, क्योंकि उसने भी देखा है विंग के वो आंसू गिरते हुए, इसलिए उसे एहसास हो गया था कि विंग बहुत ज़्यादा दुखी है। पर अब जो हुआ उसके बाद तो बेचारा मेंग्याओ खुद भी सदमे में था। वो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। वहाँ पर हर कोई सदमे में था, स्पेशली वेन चाओ। उसका प्लान भी पानी पानी हो चुका था, क्योंकि उसने सोचा था कि वो भी ऐसा ही कुछ करेगा और विंग को अपने साथ ले जाएगा, शादी के बाद ले जाएगा।
उठा करके ज़बरदस्ती, और ऐसा बोल देगा कि पहले भी वो ओमेगा भाग चुका है तो इस बार भी वो भाग ही गया होगा और उसे ले जाकर अपने साथ रखेगा। पर उसका प्लान तो फेल होगा क्योंकि वांग जी यहाँ आ गया। विंग जो कि बस वांग जी को देख रहा था, उसके हाथ पैर हिलने की हालत में नहीं थे, पर वांग जी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी किया, अपनी स्वॉर्ड को उठाया और उस पर उड़ते हुए एंजेस्टर हॉल से निकल गया। वो वहाँ से चला गया था। वांग जी आसमान में फ्लाई कर रहा था और वो किसी एक दिशा की तरफ जा रहा था। विंग को नहीं पता है कि वांग जी कहाँ जा रहा है। वो पूछना भी चाहता है पर उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। उसने अपने मुंह को खोलने की कोशिश की पर उसके लिप्स सील थे, वो खुल ही नहीं पा रहे थे। उसने अपने हाथ को भी मूव करने की कोशिश की क्योंकि उसे वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये अल्फा अपने आप को समझता क्या है? पहले उसे चोट पहुंचाता है, उसे इतना दुख पहुंचाता है, इसके बाद अचानक से यहाँ आ जाता है, एकदम एंजल की तरह प्रकट हो जाता है और उसके दुख को समाप्त कर देता है, ख़त्म कर देता है। विंग को अपने मन में खुशी तो हो रही थी कि फाइनली वांग जी शायद उसे एक्सेप्ट करने वाला है, पर उसके मन में एक डर भी था, क्या होगा अगर वांग जी उससे बस बदला लेना चाहता है, क्योंकि वो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वांग जी शायद उससे बदला लेना चाहता है कि विंग ने इतने दिनों तक उसे परेशान किया है, तो वांग जी उसे यहाँ से भगा कर ले जाएगा और अकेला छोड़ देगा। वांग जी जो कि लगभग आधे घंटे से फ्लाई कर रहा था, अब जाकर उसने विंग की तरफ देखा। विंग के फेस को देखकर वांग जी, जिसके फेस पर एक सॉफ्ट से एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर विंग को झटका लगा कि क्या ये इंसान भी सॉफ्ट हो सकता है उसके साथ। इस एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है? विंग के दिल में होप जाग रही थी, पर विंग अपने ही होप को अपने ही हाथों से गला घोटकर मार रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता है कि वांग जी के दिल में क्या चल रहा है। वो उसे फिर से एक्सेप्ट करने वाला है या रिजेक्ट करने वाला है, उसे नहीं मालूम है। तो वो खुद को समझा रहा था कि शायद वांग जी उसे पसंद नहीं करता है, पर कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वांग जी उसे पसंद करता है। उसे उसके फ्रेगरेंस, जो वांग जी की सेंट है, वो विंग को हल्की हल्की महसूस हो रही थी। उसे इनहेल करते करते वांग जी की बाहों में विंग सो गया था। विंग की तरफ वांग जी ने अब देखा, उसके फेस पर बहुत बहुत ज़्यादा लविंग एक्सप्रेशंस थे। वो नहीं लविंग एक्सप्रेशंस के साथ में ही विंग को देख रहा था। फाइनली लगभग 1.5 घंटे लगातार फ्लाई करने के बाद वांग जी एक जगह पर लैंड हुआ। वो एक बहुत खाली सी जगह पर आ गया था। आसपास कुछ भी नहीं था, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ भी नहीं, बस पेड़ ही पेड़ हैं और एक पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घर बना हुआ है जो कि बैम्बू का है। वांग जी जो कि तलवार के सहारे उसी घर के अंदर डायरेक्ट उतरा था। वहां जाकर उसने पहले उस बेड पर, जो कि ऑलरेडी क्लीन्ड है, वहां जाकर विंग को आराम से प्लेस कर दिया था। उसके ऊपर ब्लैंकेट को प्लेस किया। देन उसके फेस को देखते हुए अपने मन में कहा, बाबा मैंने गलती नहीं की। उसने इतना खुद से कहा और इसके बाद उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वांग जी जो कि अपनी बंद आंखों से कल के हुए इंसिडेंट को सोच रहा था। कल रात को जब उसे वो सपना आया था, इसके बाद वो बाहर निकल गया था क्योंकि उसे कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था, उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वांग जी इधर उधर बस घूम रहा था। तब उसे याद आया था कि उसके फादर का एक ऐसा प्लेस भी है जहाँ पर जाके वो रिलैक्स किया करते थे, जब भी उनके मन में दुख दर्द ये सारी चीज़ें आ जाया करती थी। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता था तो वो उस जगह पर जाया करते थे। वांग जी जो कि आधी रात को ही उसी एक जगह के लिए निकल गया था। वो जगह जंगल के बीचों बीच है। एक छोटा सा कमरा है, एक छोटा सा घर है बैम्बू का, जिस घर में वो आ गया था। वो घर डस्ट से भरा हुआ था, मकड़ी के जाले लगे हुए थे। वांग जी जो कि आधी रात के वक्त यहाँ आया था, तो आते ही उसने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से वहाँ पर रोशनी की, एक कैंडल को जलाया, क्योंकि यहाँ पर उसके फादर पहले रहा करते थे और वांग जी यहाँ अक्सर आया करता है। लगभग 5 सालों से वो इस घर में नहीं आया है, अब 5 सालों के बाद वो इस घर में आया है। वांग जी इसने घर को पहले तो अच्छे से साफ़ किया क्योंकि उसे यहाँ आकर शांति मिल रही थी। उसके मन को एक अजीब सा ही सुकून मिल रहा था। उसे ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि उसके बाबा की जगह है। वांग जी ने पहले पूरे रूम को साफ़ किया। साफ़ करते करते उसे अचानक ही एक डायरी मिली, एक छोटा सा पत्र, जिसे वांग जी ने उठा लिया। वांग जी इस घर में कई बार आ चुका है, लेकिन ये पत्र उसे आज से पहले कभी नहीं मिला था। वांग जी ने उस पत्र को खोला। उस पत्र में उसके बाबा का एक संदेश था जिसमें लिखा हुआ था, सिचेन, वांग जी, मैं जानता हूँ कि मैं तुम दोनों के लिए कभी भी एक अच्छा पिता नहीं साबित हो सका, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा फ़ैसला बिल्कुल गलत था। मैंने एक ऐसी औरत को चुना मेरे लिए जो कि बिल्कुल सही नहीं थी। मैं ये भी मानता हूँ कि वो एक अच्छी माँ भी साबित नहीं हो पाई, लेकिन वांग जी, मेरा यकीन मानो, वो एक बहुत अच्छी औरत थी। वो अच्छी बीवी तो साबित नहीं हुई, पर एक अच्छी माँ ज़रूर थी, क्योंकि उसके पास एक विकल्प था तुम दोनों को अपनी ज़िंदगी में ना लाने का, पर फिर भी वो लेकर आई। मैंने उसके साथ ये इस बात की ज़बरदस्ती नहीं की थी कि वो तुम दोनों को इस दुनिया में लेकर आए, पर वो लेकर आई अपनी मर्ज़ी से। वो तुम दोनों को यहाँ लान ग्लान से लेकर भाग जाना चाहती थी। ये घर
जिसमें आज मैं इन दिनों में आता हूँ, वो तुम दोनों को यहीं लेकर आई थी। तुम दोनों बहुत बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन मैं तुम दोनों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि तुम दोनों मेरे जीने का सहारा थे, मेरे इकलौते जीने का सहारा। उसके जाने के बाद तुम दोनों ही थे जिनके लिए मैं जी रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था, सारी जिम्मेदारियों को उठा रहा था। लेकिन जब वो तुम दोनों को लेकर भाग गई, मुझसे सहन नहीं हुआ और मैं यहाँ आ गया। इसके बाद मैंने तुम दोनों को उससे अलग कर दिया और ज़िंदगी के आखिरी पलों में वो यहीं घुट घुट कर मर गई, क्योंकि उसे बीमारियाँ थी, कई सारी बीमारियाँ, और इसलिए ही वो मुझसे दूर रहा करती थी। वो पहले मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी, मुझसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन बाद में मैं जानता हूँ उसे भी मुझसे प्यार हो गया होगा और इसलिए ही वो मुझसे दूर थी। मैं सच्चाई नहीं जानता कि वो कैसी इंसान थी, पर मैं इतना ज़रूर करूँगा कि जिसे भी तुम प्यार करो उस पर पूरा भरोसा करना, चाहे दुनिया उसके बारे में कितनी ही बुरी बातें क्यों ना कहे, कितना ही उसके ऊपर लांछन क्यों न लगाए, पर तुम हमेशा उसका सहारा बन के रहना। चाहे तुम अपने मेट से प्यार करो या किसी और से, लेकिन हमेशा उसका साथ देना। तुम्हारा पिता चेंग एंजुन। इतना ही था वो लेटर, जिसके बाद वांग जी जो उस लेटर को फोल्ड करके रख दिया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसके फादर ने जो भी कहा, बस उसका दिमाग एक शब्द पर अटक गया था, प्यार। क्या वो किसी से प्यार करता है? क्या किसी को सच में वो प्यार कर सकता है? क्या उसकी ज़िंदगी में भी कोई आ सकता है जो उसे प्यार का मतलब समझा सके? उसके दिमाग में प्यार शब्द आते ही विंग का ख्याल पहले नंबर पर था। विंग का चेहरा, वो हंसती हुई आंखें, वो झिलमिलाता हुआ चेहरा, वो खुशनुमा एहसास उसके दिल में एकदम आ गया था। वांग जी को जब ये एहसास हुआ कि वो विंग के बारे में सोच रहा है, वांग जी ने खुद को समझाया कि नहीं, वो विंग से कैसे प्यार कर सकता है। फिर वांग जी जिसने खुद से ही सवाल किया, क्या वो सच में विंग से प्यार नहीं कर सकता? वांग जी जो कि अपने ही सवालों में उलझा हुआ था, और सुबह होते होते उसे सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। उसे समझ आ गया था कि क्या है, वो सच में उस ओमेगा से प्यार करने लगा है। नहीं, वो विंग से प्यार करने लगा है, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। अगर विंग किसी और का हो गया तो वांग जी नहीं पाएगा, वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। खुद की भावनाओं को समझते हुए भी उन्हें नज़रअंदाज करने के लिए वो खुद से हमेशा हमेशा के लिए नाराज़ हो जाएगा। वांग जी जो कि अब वापस क्लान आने के लिए निकल गया था, वो जैसे ही क्लान में आया उसने सारी तैयारियों को होते हुए देखा। इन तैयारियों को होते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। उसका मन कर रहा था कि उन सारे डेकोरेशन को उतार कर फेंक दे, इस सब को मैस्ड अप कर दे। पर वांग जी ने खुद को समझाया कि वो इतना डेस्परेट नहीं हो सकता। वांग जी जो कि डायरेक्ट अपने अंकल के पास जाने के बारे में सोच रहा था, उन्हें बताने के लिए कि वो विंग को पसंद करने लगा है। फिर वांग जी को वो दिन याद आया जब वांग जी जो कि विंग के कमरे में मिला था, तब वो लोग कितना गुस्सा हो गए थे। उन्होंने साफ साफ विंग को उसको ओमेगा मानने से इनकार कर दिया था। वांग जी को जैसे ही ये याद आया, उसे समझ आ गया कि वो अपने अंकल से नहीं कह सकता, उसके अंकल विंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर वांग जी को अब बहुत डेस्परेशन महसूस हो रही थी, उसे बेचैनी हो रही थी। नहीं, वो विंग को नहीं खो सकता, वो अपने बेवकूफ़ी के चलते विंग को अपने से दूर नहीं कर सकता है, उसे कुछ करना होगा। तभी उसे नी हुसैन का ख्याल आया। पिछली बार हुसैन विंग को लेकर भाग गया था, इस बार सच में क्या ऐसा कुछ प्लान किया है उन्होंने? वांग जी की डायरेक्ट हुसैन के कमरे में गया। उसने बिना नॉक किए ही दरवाज़ा खोल दिया था। उसकी आंखों में गुस्सा उतरा हुआ था। अंदर जाते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। हुसैन जो कि वहाँ बैठ करके कुछ सोच रहा था, क्योंकि उसका भाई ने कहा है कि उसे विंग को भगाना होगा, पूरी शादी में सबके सामने से भगाना होगा फिर से एक बार, और इस बार वो खुद विंग से ज़बरदस्ती शादी करे। जैसा कि हुसैन सोच रहा था वैसा हो नहीं सकता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मोशन्यू से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो कैसे विंग के साथ शादी के रिश्ते में बंध सकता है। हुसैन जिसने खुद से कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा वो, तभी उसने वांग जी को देखा। उसके कमरे में ही अचानक आ गया था हुसैन, जिसने कहा, राजकुमार वांग जी, आपको नहीं लगता कि आपको किसी अल्फ़ा के कमरे में इस तरह बिना नॉक किए नहीं आना चाहिए? मैं भी एक क्लान का राजकुमार हूँ। वांग जी जो कि डायरेक्ट हुसैन के पास आया, उसके गले को पकड़ते हुए कहा, मुझे वो दवा चाहिए जिसकी मदद से सबको पैरालाइज किया जा सकता है, सबको अपनी जगह पे स्टैचू बनाया जा सकता है, मुझे वो दवा चाहिए। हुसैन जो खांसते हुए बोला, मेरे करो छोड़िए राजकुमार, राजकुमार राजकुमार वांग जी। वांग जी ने हुसैन को गले से पकड़कर नीचे फेंक दिया था। हुसैन जो खांस रहा था, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, क्योंकि वांग जी ने बहुत टाइटली उसका गला पकड़ा हुआ था। वांग जी जो कि बहुत गुस्से में
हुसैन को दिख रहा था। हुसैन जिसने खांसते हुए कहा कि उसके पास दवा है और वो ज़रूर देगा। उसे एक होप नज़र आ रही थी कि शायद वांग जी कुछ करने वाला है। अगर वांग जी ने कुछ किया तो शायद वो बच जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी ख्याल आ रहा था कि अगर वांग जी ने कुछ नहीं किया तो वो फंस भी सकता है, क्योंकि फिर उसे कुछ करना होगा। फिर उसके दिमाग में आया कि वो ये बहाना बना सकता है अपने भाई के सामने कि वांग जी ने उससे वो दवा ले ली थी। इसके बाद वो कुछ कर भी नहीं पाया और वांग जी ने साफ साफ कहा था कि हुसैन को कुछ नहीं करना है, उसे शादी कर देनी है। हुसैन जिसने अपने ड्रॉअर को खोला और वहाँ से एक दवा की पुड़िया निकाली और उसने कहा कि इस दवा का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता है, इस दवा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वांग जी को पहले एंचेस्टर हॉल में ये दवा पूरी तरीके से फैला देनी है। इस दवा का असर 1 घंटे बाद होता है, तब जाके ये सब कुछ स्टिफ हो जाते हैं अपनी जगह पर। वांग जी जो कि तुरंत ही एंचेस्टर हॉल की तरफ गया, क्योंकि वहीं शादी होने वाली है। उसने वहाँ पर सब लोगों को देखा, सब लोग तैयारी करने में बिजी थे। वांग जी को ये अच्छा मौका लगा। उसने वहाँ पर चुपके से सारी दवा को फैला दिया था। वांग जी जानता है कि उसने रूल को तोड़ दिया है, पर फिलहाल के लिए उसके दिमाग में एक ही ख्याल था कि वो किसी भी हालत में विंग को नहीं खोज सकता। वो विंग से बहुत प्यार करता है, उसे एहसास हो गया है इस बात का। अगर उसने एक बार विंग को खो दिया तो वो उसे कभी वापस नहीं पा सकता और विंग उसके पास वापस आएगा भी नहीं। तो वांग जी के पास एक लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि वो धोखा, छल कपट जो भी करना है, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करे, पर विंग को अपने पास लेकर आए। जबकि वो ये जानता है कि विंग उससे प्यार करता है, तो उसे ऐसा ज़रूर करना चाहिए। वांग जिसके बाद अपने कमरे में जिंगशी में चला गया था, वहाँ से कुछ सामान बांधने के लिए। उसने उस सामान को बांधा और अपने जादू की मदद से, मतलब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ही उसने उस सामान को इकट्ठा कर लिया था जो कि उसे ज़रूरत पड़ेगी। और उसने अपनी जादुई पोटली में सारा सामान पैक कर लिया था। उस पोटली को अपने रोब्स के अंदर रखा, अपनी तलवार ली, देन वो डायरेक्ट ही विंग के कमरे की तरफ चला गया था, उस क्वार्टर में जहाँ पर विंग रहा करता है। वो सोच रहा था कि अगर उसे विंग यहाँ मिल जाए तो वो यहीं से उसे लेकर भाग जाएगा, पर देर हो चुकी थी। तब तक विंग जा चुका था एंचेस्टर हॉल में। वांग जी जिसने विंग के कमरे में एंट्री की और वहाँ से विंग का जितना भी इम्पॉर्टेंट सामान था, ज़रूरी सामान था, उसके कपड़े, रोप्स, उसकी तलवार, उसकी वो फ्लूट, उसे वांग जी को वो फ्लूट भी मिल गई थी। वांग जी ने उस फ्लूट को भी अपनी उस जादुई पोटली में रख लिया था और सरप्राइजिंगली उस फ्लूट ने भी कोई रिएक्शन वांग जी को नहीं दिया था, क्योंकि वो फ्लूट किसी को खुद को टच नहीं करने देती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। वांग जी ने सारा सामान विंग का ले लिया था अपनी जादुई पोटली में। देन वो डायरेक्ट ही एंचेस्टर हॉल की तरफ गया। जैसे ही वो एंचेस्टर हॉल में पहुंचा, वहाँ उसने देखा कि सब लोग अपनी जगह पर स्टिफ है, विंग भी अपनी जगह पर स्टिफ है। उसने विंग को एक बार पूरी तरह से अच्छे से देखा। उसे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग कैसे किसी और से शादी कर सकता है जब वो वांग जी से प्यार करता है। वांग जी को फिर खुद के ऊपर गुस्सा आई कि वो कैसे विंग को किसी और का होने दे सकता है जब वो विंग से प्यार करता है। वांग जी जो कि डायरेक्ट वहाँ सीधे चला गया था, सबको नज़रअंदाज करते हुए। सब लोग बस अपनी आंखों से देख पा रहे थे, कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। मैडम यू खुद भी गुस्से में थी कि ये क्या हो रहा है, क्या इस बार भी ओमेगा भागने वाला है। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, पर जो आगे हुआ उसके बाद तो सब लोगों की आंखें शौक से बड़ी थी, क्योंकि वांग जी ने सबके सामने ही विंग का वेल उठा दिया था और उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में ले लिया था। उसकी तरफ देखा और डायरेक्ट ही अपनी स्वॉर्ड पर उड़कर चला गया था। सब लोग बस देखते रह गए, कोई रिएक्शन ही नहीं दे पाया। बस लान कुएन था जो कि खांसने लगा था। उस दवाई का असर भी उस पर इतना हावी नहीं हो पाया जितना ये इंसिडेंट हो गया था। उसके माउथ से ब्लीडिंग होने लगा था। उसने अनिदर वांग जी जो कि अब यहाँ आ चुका था। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। देन वांग जी जो कि अपने किचन में था, और मतलब वो बैम्बू का जो घर था उसमें ही एक छोटा सा किचन एरिया भी है, जहाँ पर वांग जी जिसने थोड़ा हल्का फुल्का खाना बनाया था, एक सूप बनाया था जो कि नॉन स्पाइसी था, क्योंकि वांग जी को सच में नहीं पता कि विंग को खाने में क्या पसंद है। उसने कुछ वेजिटेबल्स भी बनाए थे, वेजिटेबल्स को बॉईल कर लिया था और उसने कुछ राइस को भी बॉईल किया था। वो खाने का भी सारा सामान उठा कर लेकर आया था, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे यहाँ पर कितने लंबे समय तक रहना पड़ेगा। काफ़ी सारा पैसा भी वो उठा कर लेकर आया था, अपने खुद के पैसे वो उठा कर लेकर आया था। और अभी जो उसने खाना बनाया था उसे ले करके वो उसी कमरे में आ गया था। यहाँ बस 2 ही कमरे हैं, बैम्बू का एक रूम जहाँ पर विंग सोया हुआ था बेड पर, वो बेड भी लकड़ी का ही बना हुआ है, और दूसरा वो किचन था। जो किचन है वो एक बालकनी एरिया में है, जहाँ पर जो धुआं होता है वो आसमान में उड़ के जा सकता है। वांग जी जिस स्टोव पर खाना बना रहा था वो आयरन का था, तो जो कि बैम्बू को जला नहीं सकता था। वो एक अलग तरीके के आयरन का बना हुआ था, और जो बैम्बू का जो हाउस था, जो मतलब उसकी जो बालकनी थी, उस पर भी आयरन लगाया गया था ऊपर से, तो वहाँ पर आग नहीं लग सकती थी। वांग जी उस खाने को बनाकर अंदर लेकर आया था। विंग जो कि अब उठ चुका था, उसने सबसे पहले अपने सर पर हाथ रखा।
वो अपने सर पर हाथ लगाते हुए ही उठ गया था क्योंकि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर देन उसने अपने आसपास देखा। उसने देखा कि वो तो बहुत अलग सी जगह पर है, पर ये जगह बहुत शांत है। फिर भी उसका दिल घबराया हुआ था कि वो कहाँ गया है। देन उसने वांग जी को अपने सामने खड़ा पाया। उसके हाथ में खाने की एक प्लेट थी जिसमें कुछ खाना रखा हुआ है। उससे हल्की हल्की खुशबू भी आ रही थी। खुशबू तो काफ़ी अच्छी थी जो विंग को महसूस हो रही थी। देन उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी को देखकर विंग को बहुत बड़ा वाला झटका लगा, इतना बड़ा कि उसका हाथ डायरेक्ट अपने दिल के ऊपर था। अपने सीने के ऊपर हाथ रख के वो बस ज़ोर ज़ोर से गहरी गहरी सांसें लेने लगा क्योंकि वांग जी उसकी तरफ देखकर छोटी सी स्माइल कर रहा था। विंग को ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो बस गहरी गहरी सांसें लिए जा रहा था। उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी थी, उसका मुंह भी खुला हुआ था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना एंड मुझे ज़रूर बताना कि ये एफएफ आपको कैसा लगा है। एंड अब नेक्स्ट एपिसोड से आपको बहुत लवी डवी वांग जी देखने को मिलेगा, जबकि उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास हो चुका है तो ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड लास्टली मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी ने मुझसे पूछा था कि इन दोनों की एज क्या है। तो मैंने पहले भी कहा था कि इन दोनों की एज में 1 साल का डिफरेंस है। वांग जी 17 साल का है, विंग 16 साल का है। ये एक बहुत चाइल्डहुड वाली है क्योंकि हिस्टोरिकल है तो उसमें तो शादियाँ बहुत जल्दी हुआ करती थी, वैसा ही कुछ है। और जैसा कि मैं हमेशा दिखाती हूँ, अडल्टहुड से पहले कभी भी इंटीमेट सीन नहीं दिखाती क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है और ना ही मैं इसमें दिखाने वाली हूँ, सो डोंट वरी। बट हाँ, हम अफेक्शन लव तो शो कर ही सकते हैं। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।